हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की 4th लेसन को विश्व युद्धों का इतिहास इसको देखने वाले हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कवर कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार को। अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं या किसी भी अदर कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पढ़ने में और समझने में दिक्कत आ रही है, तो वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, साथ में जिन्हें एनसीईआरटी से वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने में दिक्कत आ रही है वे भी इस वीडियो को पहले देख करके एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फाइनली जो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वार ये क्यों स्टार्ट होता है, इसकी जो है पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि वर्साई की संधि की गई थी पेरिस में और उसमें जर्मनी पे बहुत सारा जुर्माना थोपा गया था। 15 साल के लिए उसका जो कोयला खदान था वो फ्रांस ले लिया था। देन उसके बाद में जुर्माना जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ था वो ले लिया गया था जर्मनी से। तो इन सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार की जो नींव है या हिटलर का उदय की जो नींव है, मेटरनिख के उदय की नींव फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही रख दी गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पृष्ठभूमि इसकी कैसे तैयार होती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और व्यापकता से लोग आक्रांत थे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे लोग आक्रांत हो चुके थे क्योंकि वो इतने व्यापक और भयानक तरीके से का रूप धारण कर चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वार करीबन 9 लाख लोग जो है मारे जा चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार में देखिएगा कितने लोग जो है मारे जाते हैं। ठीक है, सभी राष्ट्र भविष्य में किसी युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे। अब कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता था कि भविष्य में जो है कोई भी युद्ध हो। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा बना था? राष्ट्र संघ बना था, लीग ऑफ नेशन। बट ये सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन वर्साई और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो वर्साई और पेरिस का जो संधि हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वार का पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए थे, उनका अपमान किया गया था, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होके रहेगा। फाइनली ये डिसाइड हो चुका था कि सेकेंड वर्ल्ड वार तो होना ही होना है, जल्दी हो लेट से हो कभी भी हो लेकिन होगा ही। यद्यपि इतना शीघ्र इसकी शुरुआत हो जाएगी इसकी कल्पना शायद किसी को नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि इतना जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 1918 में जो है आपका ख़त्म होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार आपका शुरू हो जाता है 1939 में। बताइए इतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, किसी को आइडिया ही नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि इसकी समाप्ति के उपरांत जो समझौते हुए उससे साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हुआ। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने थे तो उससे साम्राज्यवाद जो है और बढ़ गया था। देखिए जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, फिर उसके बाद में आपका तुर्की, ये सभी का जो ऑस्ट्रिया और हंगरी ये सभी अलग अलग हुए थे तो फ्रांस और ब्रिटेन के कब्जे में हो गए। तो कहीं ना कहीं जो है साम्राज्यवाद और बढ़ गया था। ठीक है, यद्यपि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध जो है रोकने में सफल नहीं हो सका। तो बहुत सारी चीज़ें हुई बट राष्ट्रसंघ जो है सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ जो किसका ये था कॉन्सेप्ट था, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का कॉन्सेप्ट था जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो विश्व युद्ध आपका स्टार्ट होता है 1939 से 1945। ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। ठीक है, अब पेरिस का जो समझौता हुआ था इससे जो असंतुष्ट राज्य थे कौन, जर्मनी, इसने क्या किया था 1936 तक खुद को इन सब चीज़ों से मुक्त कर लिया था। ठीक है, वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे। जर्मनी कह रहा था कि मेरा जो कोयला खदान है या मेरे से जो पैसा लिया गया है उसका तुम क्षतिपूर्ति करो, अदरवाइज जो है नहीं होने पे क्षतिपूर्ति नहीं करोगे तो सिर्फ युद्ध ही हो सकता था। ब्रिटिश सरकार जो अपनी ओर से निशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतिरक्षा के नाम पर शस्त्रीकरण में जुट गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो ब्रिटेन की सरकार थी वो चाहती थी कि अब सेना
सेना पे या फिर रक्षा उपकरणों पे कोई भी व्यय नहीं किया जाए। अब शांति से हम लोग सभी रहेंगे। अब युद्ध कोई नहीं होगा, लेकिन बट जो है आपका ये सब चीज़ छोड़ देता है ब्रिटिश सरकार, और फिर प्रतिरक्षा के नाम पर यानी अपनी सुरक्षा के नाम पर फिर से सशस्त्रीकरण में जुट जाता है, क्योंकि वो जर्मनी का जो है चाल ढाल देखते रहता है और जानता है कि जर्मनी से अब युद्ध होना फिक्स ही है, ठीक है, या फिर से जो है वर्ल्ड वार स्टार्ट होना ही है। इसीलिए राष्ट्रसंघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मूक साक्षी बना रहा और अंततः वह घड़ी आ ही गई और राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें सभी बड़े बड़े देश थे, कोई किसी का बात मान नहीं रहा था राष्ट्रसंघ में। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस संधि से लेकर 1939 तक के घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिसकी अपरिहार्य परिणति रूप में विश्व युद्ध हुआ। तो फाइनली विश्व युद्ध जो है होना ही था और होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वर्साई की संधि की विसंगतियाँ, यदि आपसे पूछा जाए कारण, तो कहीं ना कहीं ये वर्साई की जो संधि थी इसमें ही कहीं ना कहीं त्रुटि हुई थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में ही हो गया था। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में ही हो गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांतों की बातों को विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में जो सिद्धांत की बात की गई थी, ठीक है, उसको विजित राष्ट्र जो है झुठलाते गए। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर दिया। जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र सत्य से परिचित होकर बौखलाहट से भर गए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वर्साई की संधि के कारण ही हो रही हैं, और जो आपका विजित राष्ट्र था वो कहीं ना कहीं शांति से रह रहा था और एक दूसरे का बात नहीं मान रहा था राष्ट्रसंघ में। इसी की वजह से राष्ट्रसंघ भी असफल हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में। और इसमें से आपका बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार का बीजारोपण किस संधि के माध्यम से हो चुका था, तो वर्साई की संधि के माध्यम से हो चुका था, ठीक है। अब वचन विमुखता, ये वचन विमुखता क्या है, ये भी एक रीजन था कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्ट होने का। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे अपने सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। यानी कि वर्साई की संधि में या राष्ट्रसंघ में जो कानून बना था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी देश हैं, यहाँ पे राज्य का मतलब क्या हुआ, देश से है, ठीक है, कि जितने भी देश हैं वे सामूहिक रूप से दूसरे देशों की अखंडता और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, ठीक है। अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए। अब जब टाइम आया तो सभी जो देश थे वे पीछे हटते गए। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। VVI क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूस जो है वो राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था तो नहीं बना था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रसंघ को ही लीग ऑफ नेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा गया है TRE में, तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लीग ऑफ नेशन, ठीक है। अमेरिका जो है सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। अब अमेरिका क्या किया था कि सदस्य बनने से ही इनकार कर दिया था। तो ये दोनों ही आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें दे देगा रसिया, अमेरिका, फिर उसके बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तो और आंसर दे देगा उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से एक, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको जो है लगाना होगा कि इनमें से कौन सा राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। चलिए आगे देखते हैं हम। चीन जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। तो चीन जो है वो जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार होता गया, यानी कि चाइना जो था ना, यहाँ मैप के थ्रू बता देती हूँ, और ये रहा आपका छोटा सा जापान। तो जापान जो है, जापान साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था और कहीं ना कहीं चाइना के मंगोलिया साइड तक पहुंच चुका था, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि जो जापान था वो साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था।
इटली अबिसिनिया को रौंद दिया, यानी कि पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया को बर्बाद कर दिया। हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा। हिटलर यानी कि जर्मनी का जो चांसलर था वो ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे। तो हिटलर आपका चेक गणराज्य को बर्बाद कर रहा था और ब्रिटेन और फ्रांस देखते रह रहे थे। धोखेबाजी की नीति से आक्रामक प्रवृत्तियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अब जो धोखेबाजी चल रही थी उससे क्या हुआ, आक्रामक जो प्रवृत्तियाँ थी उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर जो है कब्जा कर लिया था। तो अब जापान जो है, मैंने बताया ही मैप के थ्रू, वो चाइना से बढ़ते हुए मंचूरिया तक पहुंच चुका था। ठीक है। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रमण नीति का शिकार हुआ, और जो अबिसिनिया था वो मुसोलिनी की नीति से परेशान था। मुसोलिनी की सफलता प्राप्त करते देख हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। और क्या हुआ कि मुसोलिनी जो है वो ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल देता है। माफ़ कीजिएगा, ये हिटलर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पे धावा बोल देता है। ठीक है। उसने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी और इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आरंभ हो गया। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका तत्कालिक कारण क्या बना। तो जो आपका हिटलर है ना, वो पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। हिटलर उर्फ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। गृह युद्ध, गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। अब कहीं ना कहीं गुट बनने लगे थे। गुटबंदी मतलब क्या होता है कि जैसे एक देश जो है इसके सपोर्ट में एक देश आया, फिर इसके सपोर्ट में एक देश आया, और ये 3 देश एक ग्रुप बन गए। देन उसके बाद में इधर 4 देश आ गए, 4 या 5 जितने भी या 3 ही हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये इसका बात नहीं सुनेगा, ये इसका बात नहीं सुनेगा, तो कुछ देशों का ये जो है आपका ग्रुप बन गया। तो इसे ही कहते हैं हम लोग गुटबंदी। ठीक है। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियाँ हुई। अब शांति बनेगा ऐसा कर करके ढेर सारा संधि हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप जो है पुनः 2 गुटों में बट गया। ठीक है। और पूरा यूरोप क्या हो जाता है, 2 गुट में बट जाता है। एक गुट का जो नेता है जर्मनी बना और दूसरे गुट का नेता आपका फ्रांस बन जाता है। तो एक गुट का नेता जो है जर्मनी बन गया, दूसरे ग्रुप का नेता आपका फ्रांस बन जाता है। ठीक है। यानी कि जर्मनी वर्सेस फ्रांस हो जाता है। ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप। ठीक है। इसका लीडर ऐसे हो गया। ठीक है। इस गुट के जो है पीछे सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। तो इस गुट के पीछे समानता था और समान हित जो है, इसी की वजह से एकता थी। इटली, जापान, जर्मनी एक सिद्धांत फासिज्म में विश्वास रखते थे और उनकी नीति का भी समान रूप से प्रसारवादी था। तो जो जापान, इटली और जर्मनी थे, इस एरिया में थे जापान, इटली और जर्मनी, तो इनका जो ये था नियम था फासिज्म का। ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट जो था उसमें ये विश्वास रखते थे और चाहते थे कि इनका जो साम्राज्य है उसका प्रसार हो, वो बढ़े। ठीक है। ये राष्ट्र जो है वर्साई की संधि से क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे। तो वर्साई की जो संधि हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ था, तो आपको हुआ था, जर्मनी को हुआ था। अच्छा, इटली क्यों इसमें शामिल हो गया था, क्योंकि इटली जो है ना, इटली पहले था आपका जर्मनी के तरफ से और देन बाद में आपका चला गया था, मतलब धुरी राष्ट्र के तरफ से था और देन बाद में चला गया था मित्र राष्ट्र के तरफ से। और वो मित्र राष्ट्र ने लालच दिया था कि यदि तुम मेरे साथ आ जाओगे, युद्ध कराओगे, तो मैं तुम्हें जो है बहुत बड़ा ज़मीन दूंगा। बट उसने दिया नहीं, मित्र राष्ट्र ने। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो इटली को धक्के मार के निकाल दिया गया। तो इसलिए ये इटली जो है ये कहीं ना कहीं जर्मनी के सपोर्ट में था। ठीक है। और रही बात जापान की, तो जापान जो है अपना साम्राज्यवादी नीति चाहता था कि हाँ, मेरे साम्राज्य जो है वो बढ़े और चाइना पे उसका बोलबाला रहे। तो इसलिए ये जो है तीनों एक साथ आ बैठे थे। ठीक है। इसके देखिए, इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड इत्यादि देशों के हित एक थे, क्योंकि उन्हें वर्साई की संधि से बहुत लाभ हुआ था और ये हर पल उसे कायम रखना चाहते थे। अब एक तरफ आपका आ गया फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, और इस वर्साई की संधि से फ्रांस को कोयला खदान मिला था, फिर चेकोस्लोवाकिया जो है स्वतंत्र हुआ था, पोलैंड भी स्वतंत्र हुआ था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों को मिली थी, काफ़ी लोगों को मुनाफा हुआ था। इसलिए जो है वर्साई की संधि में ये कहते हैं कि वर्साई की संधि कायम रहना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है। इंग्लैंड शुरू में इस गुट में शामिल नहीं था। इंग्लैंड जो है
किधर भी नहीं गया था, लेकिन परिस्थिति के कारण उसे भी इस गुट में शामिल होना पड़ा। रूस तब तक अछूता था, दोनों गुट उसे संदेह की नज़रों से देखते थे, लेकिन परिस्थितिवश जर्मनी ने रूस की ओर हाथ बढ़ाया और जो भी कंडीशन हुए, जो भी चीज़ें हुई, अब जर्मनी के साइड में चला गया आपका रसिया। अच्छा, इस साइड में आ गया रसिया और इस साइड में आपका ब्रिटेन आ गया, ठीक है। और इधर पहले से कौन कौन थे आपका, ब्रिटेन के साइड से फ्रांस था, पोलैंड था और चेकोस्लोवाकिया था। ठीक, और इधर कौन कौन से थे, इधर रसिया था, जर्मनी था, उसके बाद में इटली था आपका, और एक कौन सा देश था, जापान था, जिसका लीडर कौन है, जर्मनी है, और इधर का लीडर आपका फ्रांस है। तो इतना सब चीज़ें तो हो गई, हमें पता चल गया कि कौन किसका लीडर है और किस ग्रुप में शामिल हो गया। तो ये यानी कि पूरा यूरोप जो है वो 2 गुटों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब हथियारबंदी, क्या फिर से हथियार जो है स्टार्ट हो गए, हथियार से जो है लोगों देश के पास आने लगे। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। गुटबंदी और संशय के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब जब गुटबंदी हो गया तो सभी देश असुरक्षित महसूस करने लगे। परिणाम स्वरूप सशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और इसका फल क्या हुआ कि सशस्त्रीकरण जो है उसको बढ़ावा मिला, यानी कि हथियार अब लोग रखने लगे अपने देश के लिए। ब्रिटिश सरकार जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहती थी, ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी कि हम लोग हथियार नहीं रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, उसका जो वित्त मंत्री है चैम्बरलिन ने मार्च 1937 में घोषणा की कि प्रतिरक्षा व्यय की पूर्ति अब केवल कर लगाकर नहीं की जाएगी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटेन का जो है वित्त मंत्री कौन था, चैम्बरलिन। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बीपीएससी टीआरई का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देन देखिए ये जो वित्त मंत्री है वो कहता है कि अब कर लगा करके जो है जो रक्षा वाली चीज़ें हैं उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो उसने इस प्रयोजन के लिए 40 करोड़ पाउंड ऋण लेने और 5 वर्ष की अवधि में प्रतिरक्षा पर 1.5 अरब पाउंड व्यय करने का प्रस्ताव पास किया। तो वित्त मंत्री कहता है कि अब हमें ऋण लेना पड़ेगा और वो कर्जा ले लेता है 40 लाख पाउंड का, और उसके बाद में 5 साल में अपना जितना भी है रक्षा उपकरण उसको बढ़ाने पे विशेष ध्यान देता है, ठीक है। प्रधानमंत्री बाल्डविन ने इन प्रस्तावों का समर्थन यह कहकर किया था कि उनका उद्देश्य आक्रमण को रोकना है। और इस समय जो आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था बाल्डविन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे VVI नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है ये इसका समर्थन करता है, वित्त मंत्री जो था उसका समर्थन करता है, कहता है कि हाँ ठीक है, हमें दूसरे देशों को मारने के लिए नहीं, खुद के रक्षा करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, हथियार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ब्रिटेन का वित्त मंत्री उस समय कौन था और प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो इसे आप VVI नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राष्ट्रसंघ की असफलता, राष्ट्रसंघ कैसे असफल हो गया। राष्ट्रसंघ की भ्रामक शक्तियाँ और सदस्य राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो कहीं ना कहीं जो भ्रामक शक्तियाँ थी कि हाँ बहुत पावरफुल है ये सभी चीज़ें, और राष्ट्र का सहयोग भी नहीं था, कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, तो इन सब चीज़ों के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार जो है होना स्टार्ट होता है। राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे राज्यों के मामलों को आसानी से सुलझा लिया, जो छोटा छोटा मामला था उसको तो सुलझा लिया, लेकिन बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने को अक्षम पाया और अंततः उसको इस कार्य के लिए समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र का सहयोग नहीं मिला। तो बड़ा बड़ा जो चीज़ें थी बड़ी बड़ी वो कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग नहीं मिल पाया, इसी कारणवश जो है राष्ट्रसंघ असफल होता दिखाई दे रहा है। यह निर्णायक कार्यवाही की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर लिया। अब जहाँ पे देख रहा था कि मेरा यहाँ पे स्वार्थ है तो वहाँ पे राष्ट्रसंघ का सपोर्ट नहीं कर रहा था देश सब। इस प्रकार राष्ट्रसंघ की असफलता ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग जो है प्रशस्त किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसका मार्ग प्रशस्त कौन करता है, राष्ट्रसंघ की असफलता। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण क्या थे, तो सबसे पहले आपका वर्साई की संधि का असफल हो जाना, देन उसके बाद में वर्साई की संधि और असफल नहीं, क्योंकि वर्साई की संधि के कारण ही हुआ था, ठीक है, और राष्ट्रसंघ की असफलता। तो ये 2 पॉइंट जो हैं आपके हो जाएंगे रीजन में। आगे देखते हैं
विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। भी लगा लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, या ये भी पूछ सकता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई। 2-3 ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपका 1929 और 1930 के टाइम पीरियड में आता है। अब देखते हैं नवीन विचारधाराओं हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय। कैसे होता है हिटलर और मुसोलिनी? हिटलर आपका संबंधित था जर्मनी से और मुसोलिनी इटली से, ठीक है, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में कहीं ना कहीं धोखा खाए थे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, तो इसलिए इन दोनों का उदय होता है। और क्यों होता है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया 1914 से 18 में, देन नाजीवाद और फांसीवाद का कॉन्सेप्ट आता है। इन नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार बनी, और जर्मनी में जो बनता है आपका हिटलर के नेतृत्व में नाजी सरकार, ये है हिटलर। और फांसीवाद के सिद्धांत के आधार पर मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में सरकार बनी, और जो मुसोलिनी ये है आपका इटली से, और ये बनाता है फांसीवाद सरकार, ठीक है, कहाँ पे? इटली में। ये दोनों सिद्धांत राष्ट्र के गौरव और शक्ति पर बल देते थे। ये चाहते थे कि राष्ट्र का गौरव बना रहे और कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो शक्ति है वो बरकरार रहे, तो इन सब चीज़ों पे ये बल देते थे, ठीक है। जापान, जर्मनी और इटली अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी जो है आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे। अब जापान और जर्मनी ये दोनों जो देश थे और इटली ये चाहते थे कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें और जितनी भी मेरी परेशानियां हैं उसको दूर करें, और अपने राष्ट्र का नाम जो है गौरवान्वित करना चाहते थे अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा दे करके, ठीक है। जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था। मे भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछेगा कि जापान कब तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन सकता है, और ऑप्शन दे देगा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, दूसरा दे देगा कि 19वीं शताब्दी, इस टाइप से। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप TRA 2.0 या 3.0 या 3.0 का फिर से री एग्जाम जो हुआ था उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। 1931 ईस्वी में उसने चीन पर आक्रमण कर उसके एक क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। 1931 में जो है मैंने बताया ही मैप के थ्रू कि जापान ने क्या किया था, चीन के मंचूरिया तक कब्जा कर लिया था। उसका यह जो आक्रमणकारी अभियान चलता रहा वह जर्मनी एवं इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। अब ये जापान चाहता था कि जर्मनी और इटली के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्मा को जीत ले और उसके बाद में भारत को जीत ले। बर्मा यानी कि आपका म्यांमार, ठीक है, और उस टाइम तो म्यांमार हम ही लोगों के कंट्रोल में था, मतलब हम ही लोग के देश का पार्ट था, और ये आपका 1935 में अलग होता है, बर्मा म्यांमार बनता है, ठीक है। इस तरह जर्मनी, इटली और जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तो कहीं ना कहीं इटली, जापान और जर्मनी का जो साम्राज्यवादी नीति था इसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। अब देखते हैं तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण क्या होता है कि किसी एक दल को सपोर्ट करने के लिए दूसरे किसी दल को वैल्यू ही न देना, यही होता है तुष्टीकरण की नीति, और इसी को बस प्रसन्न किए जाना, दूसरे पे थोड़ा भी ध्यान न देना, यही है तुष्टीकरण। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार थी। इंग्लैंड जो है तुष्ट कर रहा था, संतुष्ट कर रहा था किसको, जो कह रहा था वही किए जा रहा था। तो ये क्या कर रहा था आपका जर्मनी को, क्योंकि वो चाहता था कि रसिया से, जर्मनी जो है वो रसिया से युद्ध कर ले। देखिए बताते हैं, इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी रसिया से युद्ध कर ले, और ये प्रतिक्रिया स्वरूप तो रसिया जर्मनी से युद्ध करेगा ही, और दोनों देश क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और तब हम इंग्लैंड जो है इस पर भी आक्रमण कर देगा और इस पर भी आक्रमण कर देगा और पूरे को रद्द कर देगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जर्मनी भी बहुत पावरफुल हो चुका था और रसिया भी जो है बहुत पावरफुल हो चुका था, इसलिए ऐसा इंग्लैंड चाहता था, ठीक है। देन आगे देखिए क्या होता है, ठीक है। और पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। अब चूंकि पूंजीवादी देश था वो चाहता था कि सब जगह पैसा ही पैसा हो, और साम्यवादी चाहते थे कि नहीं, सभी जगह जो है मजदूर वगैरह सब जो है वे उनके पास नॉर्मल पैसा हो, कोई भी धनी ना हो, कोई भी गरीब ना हो। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों कमज़ोर हो जाए, तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्ति को बर्बाद कर दे। वही इंग्लैंड वाला
कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए शुरू में पश्चिम के राष्ट्र हिटलर की मांगों को स्वीकार करते रहे और जब इन लोगों ने देखा कि हिटलर की मांग और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है तो अपना हाथ जो है खींचना शुरू किया। तो इंग्लैंड जो है हमेशा ही हिटलर को सपोर्ट कर रहा था और देखता है कि हिटलर कुछ ज़्यादा ही मांगते जा रहा है, तो देन उसके बाद में हाथ खींचना स्टार्ट कर दिया। तब तक बहुत देर हो चुका था। तुष्टीकरण की दिशा में अंतिम कदम म्यूनिख समझौता था, यानी कि हिटलर जो चाह रहा था वो अपना प्रसार करना चाह रहा था और उसका जो लास्ट स्टेप था वो था म्यूनिख समझौता। हिटलर सुडेटन लैंड पर अधिकार करना चाहता था। वो चाहता था हिटलर कि सुडेटन लैंड जो है उस पर अधिकार कर ले। इसके लिए 1938 में म्यूनिख में हिटलर और मुसोलिनी मिले, जहां इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर के सुडेटन लैंड पर अधिकार को मान्यता दे दी, ठीक है। तो 1938 में म्यूनिख भी मिलता है, माफ़ कीजिएगा, म्यूनिख में हिटलर भी मिलता है और मुसोलिनी भी मिलता है, ठीक है। ये आपका जर्मनी का और ये आपका इटली का, और ये दोनों जब मिलते हैं उसके बाद में सुडेटन लैंड पे अधिकार कर लेते हैं और इंग्लैंड जो है, फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों क्या करता है कि मान्यता दे देता है कि ठीक है, अब से तुम्हारा सुडेटन लैंड पे अधिकार रहेगा। 1939 में हिटलर ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। बताइए कितने सारे देश पे अधिकार कर रहे हैं। हिटलर चेकोस्लोवाकिया पे अधिकार कर लिया। उसके बाद उसने डेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारे को पोलिस गलियारे की मांग जो है पोलैंड से की। अब क्या करता है हिटलर चाहता है कि डेजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा जो है, जो कि पोलैंड का है, वो हिटलर को मिल जाए। पोलैंड इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसी वजह से जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका डेजिंग बंदरगाह था और पोलिस गलियारा था, ठीक है, ये किस देश का था? पोलैंड का था, और इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है क्योंकि वो नहीं देता है, ठीक है। अब देखते हैं युद्ध का आरंभ कैसे होता है और इसकी घटनाक्रम क्या थी। 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, किसने? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने दो दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, ये है आपका जर्मनी और ये हो गया ऑस्ट्रिया। जर्मनी जब ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों मिल करके जर्मनी पे आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। रूस अपनी सुरक्षा के लिए बाल्टिक के 3 राज्यों एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। अब रसिया चाहता था ना कि बाल्टिक जो एरिया है वो सेफ रहे और हम भी सेफ रहे, रसिया भी सेफ रहे। इसके लिए एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया इन तीनों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। तो इसके लिए क्या करता है कि ये एक बैठक बुलाता है, ओके। सितंबर अक्टूबर के महीने में उपर्युक्त तीनों देशों के विदेश मंत्रियों को मॉस्को बुलाया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में बुलाया गया और तीनों विदेशी मंत्रियों ने सोवियत संघ के पारस्परिक सहयोग की संधि कर ली। और तीनों देश मिलकर के, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और रसिया, ये सब चारों देश मिल करके जो है एक संधि कर लेते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि सोवियत रूस जहाँ चाहे वहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बना सकता है, वहाँ पे सैनिक रख सकता है, अपना जो भी युद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रख सकता है। बदले में ये जो तीनों देश हैं उनका जो है अखंडता को वो बनाए रखेगा। ये नहीं कि उसको रद्द कर दिए, पूरा उसकी अखंडता को छीन लिए, उसकी संप्रभुता को छीन लिए, तो ऐसा नहीं करेगा वो, ठीक है। देखिए आगे फिर क्या होता है। फिर आगे जो है फिनलैंड आता है। फिनलैंड से रसिया की लड़ाई होती है और मार्च 1940 को फिनलैंड जो है आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। आगे यही होता है। और फिर आगे होता है कि आपका जो है नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इन सभी चीज़ों को जो है कौन जीत लेता है, देख लेते हैं कौन जीतता है। 9 जनवरी 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। जर्मनी क्या करता है, नॉर्वे और डेनमार्क को हरा देता है और उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब 1940 तक बेल्जियम पे कब्जा कर लेता है और फ्रांस पे कब्जा कर लेता है। और 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। कुल मिलाकर जो आपका ये सभी देश थे, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, इस पे जर्मनी अपना पूरे तरीके से कब्जा जमा लेता है, ठीक है। इस पे विजय कौन कर लेता है, जर्मनी कर लेता है। फ्रांस भी चला गया, जर्मनी मतलब सबसे पहले ही वो चला गया, ठीक है। फ्रांस पर कब्जा कर लिया जर्मनी।
अब रूस पे आक्रमण करता है जर्मनी। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। देखिए रसिया पे जो है आक्रमण करता है जब जर्मनी, कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो जब ये आक्रमण करता है ना तो मॉस्को तक पहुंच चुका रहता है। देन उसके बाद में फिर ये वापस, और इधर से रसिया की सेना आती है तो फिर ये वापस चला जाता है और दक्षिण रसिया में आपका आने लगता है। ये तो आपका ये इस साइड में आने लगता है, दक्षिण रसिया साइड में, ठीक है। थोड़ा सा मैप गड़बड़ हो गया है तो आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया जर्मनी रूस के। साथ ही साथ पुनः जर्मनी सेना मॉस्को की ओर बढ़ने लगी, मगर रूस ने इसका डटकर मुकाबला किया और जर्मनी पीछे हट गया। और जब इधर से रसिया की सेना आती है तब जर्मनी पीछे हट जाता है, ठीक है। जब जर्मनी को मॉस्को क्षेत्र अपनाने में विफलता मिली तो उसने रूस के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। अब जर्मनी क्या करता है, इसके रसिया के दक्षिणी भाग पे आ जाता है। अगस्त 1942 ईस्वी में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंचा, और जब जर्मनी की जो सेना है स्टालिनग्राद के निकट पहुंचती है तो करीब 5 महीने तक युद्ध चलता है। और अगस्त और सितंबर महीने में स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को फिर से गठित किया और रूसी सेना एवं नागरिकों को एक नए उत्साह से शत्रु को रोकने की प्रेरणा दी। कुल मिला के स्टालिन कहता है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, रूसी सेना है, उसको उसमें उत्साह भरती है और शत्रु को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। स्टालिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में रसिया का जो ये था शासक था वो कौन था? तो स्टालिन था, जो कि लेनिन के बाद में आया था। लेनिन और ट्राटस्की थे ना, उसके बाद स्टालिन आया था, ठीक है। आगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रूस जाकर स्टालिन को मित्र राष्ट्रों की योजना समझाई और इसकी स्वीकृति ली, ठीक है। अब आगे चला जाता है आपका विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है और रसिया जाता है और फिर जाकर के स्टालिन को मित्र राष्ट्र की जो भी योजना थी उसको समझाता है और देन उसके बाद में उसकी स्वीकृति ले लेता है। उसके उपरांत रूसी सेनाओं ने जर्मनी के विरुद्ध प्रबल प्रत्याक्रमण प्रारंभ किए और अंततः फरवरी में रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। फरवरी 1943 ईस्वी में हजारों जर्मन अफसर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः क्या होता है आपका, जो रूस की सेना है जर्मनी को हराने में सफल हो जाती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण। देखिए पर्ल हार्बर जो है ना वो अमेरिका के नियंत्रण में रहता है, ठीक है। और उस पर क्या करता है कि आपका जापान उस पर अटैक कर देता है और काफ़ी बुरे तरीके से अमेरिकी नौसैनिकों को हरा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका जो है बार बार समझाता है कि तुम युद्ध नहीं करो, लेकिन मानता नहीं है और 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। और इसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए आपका ये हो गया जापान और ये हो गया अमेरिका। तो जापान क्या करता है, अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पे अटैक कर देता है। फिर अमेरिका जापान पर अटैक कर देता है। अब आता है आपका जर्मनी और इटली, अब ये दोनों मिलकर के अमेरिका पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। यही होता है। उसके बाद में अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिकी महाद्वीप के सारे देश यानी कि जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जर्मनी था आपका, इटली था और ऑस्ट्रिया और हंगरी था, ठीक है। तो धुरी राष्ट्र के विरुद्ध ये शामिल हो जाते हैं। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान और साथ ही अमेरिका। अब देखते हैं हम लोग दूसरा मोर्चा। दूसरा मोर्चा क्या होता है? यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच घमासान लड़ाई हुआ। किसके बीच? जर्मनी और सोवियत संघ यानी कि रसिया के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और जर्मनी जो है बुरे तरीके से पराजित होता है। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सेकेंड मोर्चा में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस आते थे। तो रसिया जा करके जो है अमेरिका की तरफ से मिल गया था, ठीक है। पहले भी तो रसिया अमेरिका की ही तरफ से था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, यानी कि मित्र राष्ट्र की तरफ से था। ये सब मिलकर जर्मनी को पराजित करने का प्रयास किए और 6 जून 1944 में जर्मन सेना परास्त हो गई। इसके पहले ही इटली पूर्णतः पराजित हो मित्र राष्ट्र से संधि कर चुका था और अंततः 7 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस पहले ही हार चुका था, ठीक है। और उसके बाद में आपका जर्मनी जो था ये
और एक और देश था इटली। इटली पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और जर्मनी जो है उसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। मित्र राष्ट्रों ने जुलाई 1945 में जापान पर भीषण आक्रमण किया। देखिए, अब जापान पे जो है आक्रमण करना जरूरी था क्योंकि जापान साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था। तो अब इस पे आक्रमण कर देता है कौन कौन? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी थे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने युद्ध के दौरान अत्यधिक विकसित हथियार एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले देखिए, 6 अगस्त को बम गिरा, फिर 9 अगस्त को बम गिरा, ठीक है। ये आपका हिरोशिमा पे गिरा और ये आपका गिरा नागासाकी पे। इसके जो है इसके बम का नाम था लिटिल बॉय और इसके बम का नाम था फैट मैन। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। मुझे जहाँ तक याद है ये 6 अगस्त वाला क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया टीआरई के एग्ज़ाम में कि उस बम का नाम क्या था, ठीक है। तो जो 6 अगस्त को गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त को गिराया था उसका नाम था फैट मैन। देखिए, आप याद रख सकते हैं कि 6 अगस्त छोटा है, 9 अगस्त बड़ा है। तो बच्चा छोटा था तो छोटा लड़का था और जब वो बड़ा हुआ 9 अगस्त को तो वो फैट मैन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फलतः जो है हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया। दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे गिराया गया और नागासाकी भी नेस्तनाबूद हो गया। जापान के सामने आत्मसमर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं था और जापान ने 2 दिसंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और फाइनली 2 सितंबर 1945 को जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है और यहीं पे युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जर्मनी आक्रमण कर देता है पोलैंड पे, उसके 2 बंदरगाह के लिए और एक जगह के लिए, उस वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर जर्मनी रसिया पे अटैक करता है, फिर अलग अलग गुट बट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इटली को जो है हरा दिया जाता है बुरी तरीके से। देन उसके बाद में आपका इटली आत्मसमर्पण कर देता है, फिर जर्मनी हार जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है और फिर जापान जो है वो क्या करता है, उस पर एटम बम गिरा दिया जाता है 6 अगस्त 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा और फिर जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो थी आपका था सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग युद्ध के परिणाम क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के, ठीक है। धन जन की हानि हुई, बहुत ही ज़्यादा धन भी गया और जन भी गया, यानी कि लोग भी गए। लगभग 60 लाख यहूदियों का जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया। जो हिटलर था वो पता नहीं क्यों यहूदियों से जो है बहुत ही नफरत करता था और 60 लाख यहूदियों को जो है मौत से उतार दिया घाट से, ठीक है। लाखों लोगों की हत्या यंत्रणा शिविरों में कर दी गई और लाखों जो लोग थे उसकी जो है हत्या कर दी गई। जापान पर की गई बमबारी और इससे हुए क्षति का आकलन संभव नहीं था। मतलब कि जो जापान पे एटम बम गिराए गए थे तो उसका तो आकलन संभव ही नहीं था। इस युद्ध में जितने लोग काल कलवित हुए उसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। यानी कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने भी लोग मरे उसका कोई मतलब ऐसा इतिहास में कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिल पाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतर गए। बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 9 लाख लोग थे, अब यहाँ आ जाते हैं 5 करोड़ लोग। इसमें लगभग 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे। तो आपका 2.2 करोड़ सैनिक मरते हैं और 2.8 से ज़्यादा नागरिक मरते हैं और कुल मिला के 5 करोड़ से अधिक लोग मरते हैं। पोलैंड के 60 लाख लोग मारे गए जो कि कुल जनसंख्या का 20% था। इससे भयावह नुकसान सोवियत संघ यानी कि रसिया का हुआ, उसके 2 करोड़ लोग मारे गए। और रसिया में तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, लगभग 6 से 7 लाख सैनिक मारे गए थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ठीक है, जो आबादी का 10वां हिस्सा था। और जर्मनी के लगभग 60 लाख से अधिक आबादी जो है मारे गए। तो कुल मिलाकर के इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार में लोग बहुत मारे गए, 5 करोड़ से अधिक लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग परमाणु बम, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस उसी को पढ़ते चलेंगे क्योंकि इधर कुछ खास दिया नहीं है। इसलिए परमाणु बम का सबसे पहला इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान के खिलाफ किया था, वही 6 अगस्त 9 अगस्त। परमाणु बम का पहला परीक्षण जुलाई 1945 में किया गया, यानी कि परीक्षण कह रहा है, ठीक है।
आपका उपयोग नहीं किया रहा, तो सबसे पहला जो परीक्षण किया वो चेक किया कि परमाणु बम सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? जुलाई 1945 में किया था। जर्मनी तब तक जो है आत्मसमर्पण कर चुका था। ठीक। यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उपनिवेश का अंत होने लगा। कैसे? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता लगभग समाप्त हो गई। जो एशिया और अफ्रीका वाले इलाका थे, कहीं ना कहीं ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों का उन पर शासन था, तो उनका जो है समाप्त होने लगा धीरे धीरे। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1945 में समाप्त होता है और 1945 में ही जो है हम लोगों के पास आता है कैबिनेट मिशन, देन उसके बाद में क्रिप्स प्रस्ताव, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और 1947 में जो है हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोपीय जो कंट्री थे उनका जो है उपनिवेश था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंद एशिया, मिस्र इत्यादि ने स्वतंत्रता पाई। यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हुआ और कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वह डूबने लगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये क्यों कहा जाता है? देखिए, इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा देश था और उसने इतने ज़्यादा देशों में जो है अपने महाद्वीप में जो बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे देशों में अपने उपनिवेश बना लिए थे। और मानते हैं कि यूरोप में कहीं पे यूरोप में आपका क्या है, सन डूब रहा है, और तो एशिया साइड में आपका उस समय सूर्योदय होता रहेगा। यानी कि अगर भारत में देखा जाए तो सूर्योदय होता रहेगा। तो कहा जाता था कि इंग्लैंड का जो एरिया था ना, वो इतना अपना वर्चस्व बढ़ा चुका था, इतने देशों पर कब्जा कर चुका था कि उसके साम्राज्य का कभी अंत ही नहीं होता था। इंग्लैंड में अस्त हो रहा है सूरज, तो आपका इंडिया में उदय हो जा रहा है, इंडिया में अस्त हो रहा है सूरज, तो इंग्लैंड में उदय हो जा रहा है। तो वही कहना है कि इंग्लैंड अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर चुका था कि कहीं पे भी उसका सूरज ही नहीं डूबता था। ठीक है। इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास और रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई। तो अब इंग्लैंड नहीं रहा। प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन जो है अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड भी पराजय हुआ था। क्यों? तो युद्ध के बाद इंग्लैंड विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं रह गया। इंग्लैंड के उपनिवेश मुक्त हो गए, जैसे भारत आज़ाद हुआ, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, हिंद एशिया वगैरह। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन जो है सीमित हो गए। इसके बदले में अमेरिका और रूस अपनी असीम आर्थिक संसाधनों के साथ विश्व की राजनीति में शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। तो अब अमेरिका और रूस जो है वो काफ़ी पावरफुल बन करके उभरा और राजनीति में ये शक्तिशाली देश बन गए थे। ठीक है। अब आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में आपका गठन हुआ था राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई, और यूएनओ तो अभी भी काम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार ने शांति और अशांति के दो निर्णायक केंद्र, परमाणु बमों का विकास और शस्त्रीकरण, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाया, जो आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित और निर्देशित कर रहे हैं। बट अभी आए दिनों में देखने को हमें क्या मिल रहा है 3-4 साल से, कि युद्ध जो हो रहे हैं जो दो देश में, रसिया और यूक्रेन में, या फिर आपका इजराइल में, इन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। विश्व में गुटों का बनना, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी विश्व जो है पूरे 2 खेमे में बढ़ जाता है। ये जो पूरा विश्व है ना, ये एक अमेरिका वाला इलाका और ये आपका हो गया रसिया वाला इलाका। ठीक है। ये 2 खेमा में बढ़ जाता है। एक खेमा हो जाता है प्रथम दुनिया और एक हो जाता है द्वितीय दुनिया। प्रथम दुनिया हो जाता है पूंजीवादी और द्वितीय दुनिया हो जाता है साम्यवादी, रसिया वाला इलाका। और कहते हैं क्या कि यदि पूंजीवादी देश, इधर वाले जो भी इलाके हैं, अगर इसके सपोर्ट में नहीं आए तो उसको मार देगा, इधर वाले देश इसके सपोर्ट में नहीं आए तो ये इसको मार देगा। कुल मिला करके एक दूसरे के दुश्मन हो गए कि तुम मेरे सपोर्ट में आओ, तुम मेरे सपोर्ट में आओ, ऐसा पूरा वर्ल्ड में चल रहा था। तो भारत जो है ना, भारत एक अलग ही अपना बनाया, तीसरी दुनिया, बोला ना मैं इसके में जाऊँगा ना मैं इसके में जाऊँगा, मैं अपना अलग ही देश बनाऊँगा। और देश नहीं, एक कहें तो एक दुनिया, तीसरी दुनिया बनाएंगे। ठीक है। और वो उस समय प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और वे तटस्थ रह गए। और तीसरी दुनिया में भारत के अलावा वे सभी भी देश थे जो नया नया अभी आज़ाद हुए थे। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बट गया। तो साम्यवादी में रसिया और पूंजीवादी में अमेरिका। साम्यवादी खेमा का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था और पूंजीवादी खेमा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। एक गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में तीसरा खेमा सामने आया और यह मूलतः नवोदित स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्र था। पूंजीवादी राष्ट्र और उनकी साम्राज्यवादी मंशा का स्वरूप भी बदल गया। अब पूंजीवादी राष्ट्र सीधे सीधे उपनिवेशों की स्थापना से बचने लगा। अब जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र थे वो डायरेक्ट उपनिवेश से बचने लगे थे, ठीक है, और औपनिवेशिक देशों के आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित करने लगे थे। इस प्रकार साम्राज्यवाद का भी स्वरूप बदल गया था। अब साम्राज्यवाद का भी जो ये था रूप था वो भी चेंज होने लगा था कहीं ना कहीं, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग अभ्यास की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, देन उसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई यानी कि लीग ऑफ नेशन की, देन सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और इसमें आपका जर्मनी, इटली ये सभी हार जाते हैं बुरी तरीके से, जापान भी, और जापान पे एटम बम गिराया जाता है 6 अगस्त 9 अगस्त को। देन उसके बाद में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय लिया जाता है कि अब कोई भी किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, सब शांति बना के रखेंगे, इस टाइप से पूरे देश में, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है 2 देश जो है, पूरा विश्व 2 खेमे में बढ़ जाता है, एक प्रथम दुनिया और दूसरी दुनिया, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व करते रहता है अमेरिका और साम्यवादी का नेतृत्व करता है आपका रसिया। और भारत जो है एक तीसरी दुनिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आता है कि मैं तटस्थ रहूँगा, ना आप में रहूँगा ना आप में रहूँगा, ठीक है। और यही सब चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब आरंभ हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? हम लोग जानते हैं जर्मनी की, जिससे वर्साई की संधि कराई गई थी और काफ़ी युद्ध का जितना खर्चा था वो इसको देना था। फिर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रखना था, नौसेना नहीं रखना था, पनडुब्बी नहीं रखना था। देन उसके बाद में आपका जो कोयला क्षेत्र था वो 15 साल के लिए लीज पे ले लिया था ये फ्रांस। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जब 1917 का टाइम चल रहा था तो रसिया में जो है आपका बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, आपको याद होगा, और ये जर्मनी से अलग हो गया था, ठीक है, मार्च 1917 के टाइम पे। कौन सी संधि हुई थी? कमेंट में बताइएगा ज़रा। ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि याद आया आपको? चलिए, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो वर्साई की जब संधि हुई तो ऑस्ट्रिया आपका अलग हो गया था हंगरी से, फिर उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया अलग बन गया, युगोस्लाविया अलग बन गया, सभी स्वतंत्र हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है यूरोप का नक्शा बदल गया था। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, त्रिगुट और त्रिदेशीय संधि। तो इसमें जो है आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे है दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम लोग त्रिगुट यानी कि ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस में आपके शामिल थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और इसका गठन हुआ था 1882 ईस्वी में, ठीक है। त्रिदेशीय संधि में थे आपके 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। देखा जाए मैप में तो ब्रिटेन के जस्ट बगल में है फ्रांस और देन उसके बाद में है रसिया, और इसका जो गठन हुआ था आपका 1907 में हुआ था। VVI है, आपको याद रखना ही रखना है, ये पूछे जा चुके हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो त्रिगुट में कौन कौन से थे बताइए ज़रा, आपको याद होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ऑस्ट्रिया हंगरी भी दे सकता है और ऑस्ट्रिया इटली भी दे सकता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। कब खत्म हुआ? 1945 में खत्म हुआ था। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो रसिया को। रसिया के अंदर तक चला गया था, मॉस्को तक। फिर स्टालिन जो है अपने सेना को और अपनी जनता को काफ़ी उत्साहित करता है और देन जर्मनी की हार हो जाती है। और आपका उस समय जो है विंस्टन चर्चिल वो रसिया की तरफ से को जाता है और मित्र राष्ट्र का जितना भी ये है जो संधियाँ होती हैं या फिर कार्यक्रम होते हैं उसको बताता है। तो फाइनली जर्मनी जो है हार जाता है रसिया से। सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी। फर्स्ट में भी जर्मनी और सेकेंड में भी जर्मनी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे भी गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। और नागासाकी पे कौन सा गिराया गया था? तो 9 नागासाकी, ठीक है, 9 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। इसका नाम था इस एटम बम का फैटमैन, ठीक है। आगे चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत कब हुआ? 1945 में। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है। सेकेंड वर्ल्ड वार के फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्य का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? पतन हो जाता है और अमेरिका और रूस जो है
काफ़ी शक्तिशाली देश के रूप में बढ़ जाते हैं। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। पोलैंड के दो जो एरिया थे उस पर चाहता था जर्मनी आक्रमण करना, बट पोलैंड वो उस चीज़ के लिए क्या राजी नहीं होता, और उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। धुरी राष्ट्र में इटली ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, वर्साई की संधि की शर्तें जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल भी ये बात सही है कि वर्साई की संधि के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के नागासाकी बंदरगाह पे गिराया था। ठीक है, और पहला हिरोशिमा पे। वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। बिल्कुल करेक्ट है ये। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन एक शक्तिशाली विश्व बनकर उभरा था? तो आपका अमेरिका और रसिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डैश की संधि की थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी के साथ किसकी संधि हुई थी? तो वर्साई की संधि हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय राष्ट्र संघ कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कह रहा है। ठीक है, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के वुडरो विल्सन को जाता है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे। कब? 1918 के टाइम में। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब इसे तो मैंने बता ही दिया। तो फाइनली अब आप लोगों का ये जो वर्ल्ड वार का जो लेसन था वो समाप्त हुआ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।